हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राय कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल का आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत 10वीं श्रेणी के हिंदी के प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। अतः आप सबसे अनुरोध है, कृपया कर इस वीडियो के अंत तक तो अवश्य बना रहें। अगर आप मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत किसी भी कक्षा के किसी भी विषय का अगर सॉल्व आंसर चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप मदद ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश लिखें। क नंबर है, रैदास के पद पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 1 नंबर देखिए, रैदास किस कार्य से संबंधित थे? सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है चर्मकार, दूसरा है बी नंबर है स्वर्णकार, सी है किसान और डी है लोहार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चर्मकार। 2 नंबर है, यदि भगवान चंदन है तो रैदास है। ए नंबर सील, बी नंबर लोढ़ा, सी नंबर पानी और डी नंबर कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी। 3 नंबर देख लीजिए, रैदास की मति है। ए नंबर स्थिर है, बी नंबर ईश्वर में लगी हुई है, सी नंबर चंचल है, डी नंबर सामान्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो चंचल है। ख नंबर देखिएगा, धूमकेतु निबंध के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला क्वेश्चन है, कॉमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर है आपका यूनानी भाषा के कोमते शब्द से। 2 नंबर देखिए, वरा मिहिर ने धूमकेतुओं के बारे में क्या लिखा है? इसका आंसर है यही कि धूमकेतु के दर्शन और अस्त होने का काल गणित की विधि से नहीं जाना जा सकता। 3 नंबर है, तीखे व्राहे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप के महान ज्योतिषी। 4 नंबर, हेली का धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? तो 2062 ईस्वी में। ये इसका आंसर है। इससे आगे चलते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन में 2 नंबर, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो आत्मत्राण कविता में कवि स्वयं अपने बल पर अपने दुखों से त्राण पाना चाहता है। वह दुखों से मुक्ति नहीं चाहता बल्कि दुखों को सहने तथा उनसे उबरने की आत्मशक्ति चाहता है। इस तरह यह कविता हमें प्रेरणा देती है कि हम भी संसार के दुखों से भागे नहीं, हम दुखों को निर्भय होकर सहन करें, उनसे उबरे, उन पर विजय पाए और आस्थाशील बने रहें। हम दुखों से सूक्ष्म होकर टूटे ना, रोए ना, निराशवादी ना बने, परमात्मा के प्रति संदेह और क्षोभ से ना भरे। हमें परमात्मा से कुछ मांगना ही है तो दुख सहन करने की शक्ति मांगे। हम दुख में भी परमात्मा को याद करना, धन्यवाद देना तथा उनके प्रति विनय प्रकट करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कहानी में लहना सिंह का चरित्र एक आदर्श प्रेमी के रूप में चित्रित है। हृदय के अंतरतम प्रदेश में बहती हुई स्नेह सरिता का एक बूंद जल भी वासना के पंग से दूषित नहीं है। वह बात का धनी है और प्रेम के लिए तो शारीरिक कष्टों की चिंता न करते हुए आत्म बलिदान करता है। लहना सिंह के आदर्श चरित्र और मानवीय प्रतिष्ठा के कारण यह कहानी हिंदी साहित्य के अद्वितीय कहानी है। उसके चरित्र को हम अधोलिखित शीर्षकों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला है आदर्श प्रेमी, दूसरा है वीर सैनिक, तीसरा है बात का धनी, चौथा है विवेकशील और 5 नंबर है सहनशील और 6 नंबर है कर्तव्य परायण और 7 नंबर है दूरदर्शी। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि वीडियो काफ़ी आपके लिए लंबा हो, तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं। आदर्श प्रेमी में कुछ पढ़ दे रहे हैं। लहना सिंह का संपूर्ण चरित्र एक आदर्श प्रेमी का चरित्र है।
और लहना सी के प्रेमी मन के उद्गार के दर्शन सर्वप्रथम हमें अमृत सर के बाजार में दिखते हैं। ठीक, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। पुरुष प्राय किसी के रूप में मात्र पर मोहित होकर पुरुष प्राय किसी रूप मात्र पर मोहित होकर उसका दीवाना प्रेमी बन जाता है। जिस लड़की के साथ वह प्रथम दर्शन में लहना सी के मन में जो आकर्षण तथा कौतूहल का भाव है, वही कालक्रम में प्रेम भाव का रूप धारण कर लेता है। तो ये पहला पॉइंट था आपका आदर्श प्रेमी का। दूसरा है आपका वीर सैनिक के बारे में। तीसरा है बात का धनी। चौथा है विवेकशील। 5 नंबर है सहनशील। 6 नंबर है कर्तव्यपरायण। अगर ये वीडियो थोड़ा तेजी हो तो आप लोग चाहे तो वीडियो को पुश करके आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। ठीक, तो ये आप लोग का उत्तर है सामने। हेनरिक सेंकेविच इस कहानी के कहानीकार हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन है, दीपदान कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो ये दीपदान कहानी का उद्देश्य आपके सामने आ रहा है। एकांकीकार का मुख्य उद्देश्य एकांकी के माध्यम से पाठकों अथवा दर्शकों के समक्ष पन्नाधाय के देश प्रेम और राष्ट्र हित के लिए अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के बलिदान और त्याग को दिखलाना है। त्याग और बलिदान से मनुष्य का चरित्र महान बन जाता है। दूसरी ओर स्वार्थ लिप्सा से मनुष्य वनवीर की भांति नीचे गिर जाता है। इस तथ्य को स्पष्ट करना दीपदान एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम की नायिका हीरा बाई का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत है, देख सकते हैं। तीसरी कसम के जो प्रमुख नायिका हैं उनके बारे में यही बताया गया है। हीराबाई के बारे में कुछ चरित्र चित्रण किया गया, जिसका पहला पॉइंट है अनिद्य सुंदरी, संवेदनशील, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था भाव, मानवतावादी दृष्टिकोण, उज्ज्वल चरित्र। यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन में हिंदी में अनुवाद कीजिए दिया गया है। ठीक, द रिलेशन बिटवीन मैन एंड ट्री इज एज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ mankind itself. They are useful to us in many ways. They give cool shade to the tired travels. Birds nest in them. They bring about the rainfall and thus play a key role in the change of the climate conditions. They prevent soil erosion by the binding the soil with their roots. इसका यहाँ पर आपका हिंदी सामने आ जाएगा। मानव का वृक्ष का संबंध, मानव और वृक्ष का संबंध मानव इतिहास का एक ऐसा इतिहास जैसा ही पुरातन है। वे हमें अनेक रूपों में लाभकारी हैं। वे थके पृथकों की ठंडी छाया प्रदान करते हैं। चिड़िया उनमें अपना घोंसला बनाती है। वे वर्षा लाते हैं और जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करते हैं। लोग ठीक, वे अपने जड़ों से मिट्टी को जकड़कर मिट्टी कटाव को रोकते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। कारक कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम और विभक्ति चिन्ह को लिखना है। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं हिंदी व्याकरण में 8 प्रकार के कारक होते हैं। पहला दिया गया है कर्ता, कर्ता का चिन्ह हो गया ने। दूसरा है कर्म, कर्म का हो गया को, करण। तीसरा है इसका हो गया चिन्ह से या द्वारा। चौथा है संप्रदान, इसका हो गया को या के लिए। पांचवा है अपदान, ये होता है से, अलगाव के लिए होता है। 6 नंबर है संबंध, इसका है काकी के। 7 नंबर है अधिकरण, उसका चिन्ह होता है में पर। और 8 नंबर है संबोधन, तो हे अरे अजी। ठीक,
उसके बाद हम लोग देख सकते हैं समास से आप क्या समझते हैं। ख नंबर, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करें। तो आप इसका आंसर आप देख सकते हैं, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक, और इसका अंतर यहाँ पर है कि कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि पीताम्बर, पित है जो अंबर, ये कर्मधारय समास हो गया, और पीला है जिसका अंबर बहुव्रीहि समास, अर्थात कृष्ण। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।